हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज पहले इसको चेक करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स को हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे। हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स और एक को हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। रिएक्टिव एंड इनर्ट, या फिर आप इनको नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में क्या फ़र्क है और कैसे पता चले कि कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे? रिएक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका शेल इनकम्प्लीट होता है, हैविंग इनकम्प्लीट शेल। इनकम्प्लीट शेल, इनकम्प्लीट शेल कैसे? मतलब कि जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उतने इनके पास नहीं होंगे। मिसाल पर हमारे पास लिखा हुआ है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। पहले शेल में 2, दूसरे में 1 आएगा। अब जब एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पास 1 है, मतलब शेल कंप्लीट है नहीं है। जब तक शेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9। पहले शेल में 2, दूसरे में 7, फिर भी इनकम्प्लीट है। तो कोई भी एलिमेंट जिसका शेल कंप्लीट नहीं होगा हम उनको कौन से एलिमेंट में कंसीडर करेंगे? रिएक्टिव एलिमेंट्स में। दूसरे हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनर्ट एलिमेंट्स या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, हैविंग कंप्लीट शेल, जिनका शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब अगर शेल कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन ना देने की कैपेसिटी होगी ना लेने की कैपेसिटी होगी। मिसाल लेते हैं, हमारे पास है हीलियम, एटॉमिक नंबर है 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है नियान, एटॉमिक नंबर है 10। पहले शेल में 2, दूसरे में 8। जब शेल कंप्लीट है तो फिर इनको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कोई कंडीशन नहीं होगी। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर्ट या फिर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास हैं 8वें ग्रुप के, ग्रुप नंबर 8A एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान एंड रेडान। इन एलिमेंट्स में 8वें ग्रुप में ये एलिमेंट्स, ये हमारा रेडियोएक्टिव है, इसको छोड़ दें। बाकी हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं हम उनको नॉर्मल कंडीशन पे ये कहते हैं कि ये इनर्ट या फिर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसमें एक्सेप्शन केस भी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पे ये हमेशा रिएक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन कौन सा है? क्रिप्टॉन एंड ज़ेनान। क्रिप्टॉन और ज़ेनान, इनका शेल कंप्लीट होता है, इनको इनर्ट भी कहते हैं, लेकिन रेयर केसेस में ये रिएक्ट करते हैं किस किस के एलिमेंट के साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसकी वजह क्या है कि क्रिप्टॉन, हम नीचे लिखते हैं, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनान रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो एक शेल बढ़ता है, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। जितनी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर सकते हैं ये एलिमेंट्स किसके साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। बाकी एलिमेंट्स के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं। फिर से सुने, एक तो इनका रीजन ये है कि ये लार्ज इन साइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से शेल कंप्लीट होता है, फिर भी ये बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स इसलिए रिएक्ट करते हैं इनके साथ, इनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी है 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इनकी लार्ज इन साइज होने की वजह से ये एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनका कि ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं। एक लिखा है मैंने ज़ेनान डाइफ्लोराइड
xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड। ये सभी एलिमेंट्स मतलब ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, कभी ऑड कंपाउंड नहीं बनेगा, ये भी याद रखना। तो ये चीजें पहले आपको समझ आनी चाहिए। अब जब इनर्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे इस पीरियोडिक टेबल में वो सब के सब क्या हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स। वो क्या करेंगे, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, दे फॉर्म बॉन्ड to complete their outermost shell। अपना आखिरी शेल खुला, सॉरी आउटरमोस्ट शेल, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब आते हैं कि अब डिफाइन करेंगे कि बॉन्डिंग कहते हैं किसको। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। क्लियर कि एलिमेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, रिएक्टिव एंड इनर्ट या फिर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। देख लिया बेटा। पहले केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। The force of attraction, the force of attraction which hold atoms from ions or molecules, which hold atoms or ions together, sorry, in the form of molecule or compound is called chemical bonding। ऐसा फोर्स जो दो एलिमेंट्स या एटम्स या आयंस को कंबाइन करके रखे, किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर कंपाउंड की फॉर्म में, तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ये पहले हमने पढ़ा कि रिएक्टिव एलिमेंट अपना शेल कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसे बताना पड़े कि रीजन क्या है केमिकल बॉन्डिंग बनाने का, सबसे पहला रीजन है टू कंप्लीट या to minimize their energy, minimize their energy। अब पहला चले दोनों लिखते हैं, फिर बाद में दोनों को डिस्कस करें। टू मेंटेन या टू कंप्लीट देयर शेल, कंप्लीट देयर। अब सबसे पहला हमारे पास है टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, नंबर 1। इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एलिमेंट या एटम, पहले एटम से चले, एक ही बात है, एटम से डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास एटम है हाइड्रोजन का, फॉर एग्जाम्पल ये उसका न्यूक्लियस। क्या होगा, उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके लास्ट सेल में ये हम दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं। इनकम्प्लीट शेल होने की वजह से, क्योंकि के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 आते हैं, इसके पास एक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर से याद रखें, जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आपसे अगर कोई पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो एटम की ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये याद रहे आपको, अगर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। होगा क्या
इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बनाते हैं, प्लस प्लस है, क्या होगा, रिपल्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसे, अब इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस दो, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगे। अट्रैक्टिव, ये भी क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर एक और चीज है कि ये एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनका न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगी तो किसी सिस्टम से एनर्जी को या रिपल्शन को कम करने के लिए वो सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज करता है। फिर से सुने, इन एलिमेंट्स के पास, इन एटम्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। इस रिपल्शन को कम करेंगे ताकि ये बॉन्ड बने। तो किसी सिस्टम की रिपल्शन कम करनी हो तो क्या किया जाता है कि वो सिस्टम या वो एटम अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो उनका रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। तो क्या लिखें हम इसके लिए, एटम्स लूज देयर एनर्जी to decrease the force of रिपल्शन। जब रिपल्शन कम हो जाएगी तो होगा क्या, बॉन्ड बन जाएगा। इट मींस रिपल्शन कम हो गई तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये एटम क्या करेंगे, उस रिपल्शन को कम करने के लिए न्यूक्लियस में से एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। सम केसेस में ऐसे भी लिखा जाता है भी ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कभी कभी ऐसे आता भी है। फिर हम ये मान लेते हैं भाई 4 फोर्सेस हमारे पास अट्रैक्शन के और 2 फोर्सेस हमारे पास रिपल्शन के, इसलिए बॉन्ड बनता है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर इनका डिस्टेंस देखें तो कम है, इनकी अट्रैक्शन और इन दोनों की अट्रैक्शन में से ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग होगी। अगर ये स्ट्रांग है तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आएगा, इसलिए ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो इसलिए हम ये फोर्सेस कंसीडर नहीं करते। याद रहे आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है। आगे चलते हैं, नंबर 2 हमारे पास है, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। एलिमेंट्स, दूसरा रीजन है कि एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, एक एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और दूसरा शेल को कंप्लीट करने के लिए। एलिमेंट्स शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एलिमेंट या एटम कैन लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर शेल। एटम्स को शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे या फिर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलें इनका एग्जांपल, हमारे पास है लिथियम प्लस फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2k 1l 9 2k 7l। एल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 8 होते हैं, इसके पास 1 है, ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन में। जब इनके बीच में ये कंडीशन होगी तो कंपाउंड बनेगा लिथियम फ्लोराइड, और लिथियम के ऊपर आ जाएगी प्लस, फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगी माइनस चार्ज। और इन प्लस माइनस के बाद लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे 2 और फ्लोरीन के पास हो गए 2k8l,
क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया। तो ये बात याद रखें, अभी क्या हो गया, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया। समटाइम शेयरिंग भी होती है, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन H2 बना हुआ है, क्या हुआ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हैं फिलहाल। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल या तो गेन करता है या फिर शेयर करता है, लूज नहीं करता। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके शेल में भी रिवॉल्व करेंगे, इसके शेल में भी रिवॉल्व करेंगे। फिर हम इसे लिख लें, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या फिर शेयर करके अपना शेल कंप्लीट करते हैं। देखें अभी कितने हो गए, दोनों हाइड्रोजन, H2 बना तो इसके पास 2 के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 चांसेस हैं, लूज, गेन और शेयर। अब आते हैं कि जब शेल कंप्लीट होता है तो किसी रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। हाँ, ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स शेल को कंप्लीट करते हैं बाय फॉलोइंग डुप्लेट, ऑक्टेट, लिख दिया, चले। इसके नीचे लिखेंगे कि एलिमेंट्स फॉर्म अ बॉन्ड बाय फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड by following duplet rule, duplet and octet। डुप्लेट रूल को भी फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करते हैं, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, फिलहाल इनको देखते हैं। डुप्लेट रूल उसको कहते हैं जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, having 2 electrons in last। कुछ एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट को फॉलो करें, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम बॉन्ड बनाता नहीं लेकिन इसका डुप्लेट कंप्लीट है, नीचे लिखा कंप्लीट है इसका, कंप्लीट डुप्लेट। लिथियम, लिथियम प्लस होगा तो शेल कंप्लीट हो जाएगा। बेरिलियम, रेयर केसेस में बोरान, रेयर, फिलहाल वहाँ नहीं चलता। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो किसको फॉलो करते हैं, डुप्लेट को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट किसको कहते हैं, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि फ्लोरीन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको क्या कहेंगे कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। एक मिसाल लिखते हैं, हमारे पास है सोडियम प्लस क्लोरीन, या चलें क्लोरीन लिखते हैं इसको। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2k8l 1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2k8l 7 है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो कंपाउंड बनेगा NaCl। Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगी, इसके ऊपर माइनस, तो Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, सॉरी ताकि आपको क्लियरली, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने बचे 8। इधर भी देखते हैं, 2k8l 8m, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी शेल कंप्लीट। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लिथियम और फ्लोरीन वाले केस में, तो लिथियम फॉलो कर रहा था क्योंकि लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो लिथियम यहाँ पे फॉलो कर रहा था डुप्लेट को,
और फ्लोरीन फॉलो कर रहा था ऑक्टेट को, लेकिन इस केस में दोनों ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डुप्लेट और ऑक्टेट वाले केसेस। अभी ऑक्टेट वाले केस में एक्सेप्शन आता है कि कैसे पता चले कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, अगर ना हुआ तो क्या कहेंगे, अगर ज्यादा हो गए तो भी क्या कहेंगे, ये याद है। पहला है कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट, नंबर 1 एक्सेप्शन लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट मतलब जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड बनने के बाद 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहेंगे कि वो किसको फॉलो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या होगा, क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। हमने कहा था कि बॉन्ड बनने के बाद या तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर डुप्लेट कंप्लीट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितने, 6। इट मींस कि इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ना तो ये डुप्लेट को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अगर 8 से कम है, 2 से ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट होता है, एक और चीज भी याद रखें, वो मोस्टली लेविस एसिड होता है। क्या होता है, लेविस एसिड। कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट वालों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है हम उसको लेविस एसिड भी कहते हैं। चलें ये बात भी आप क्लियर कर लें। फिर से सुने, जो कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट को फॉलो करेगा, मतलब शेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। दूसरा है हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 एक्सपांडेड ऑक्टेट। अभी ये नहीं कि कहिएगा कि एक्सपांडेड ऑक्टेट जो है वो लेविस बेस होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 8 से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिखते हैं, PCl5, PCl5, PCl5 फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट है। या ठीक हो गया। अब आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा है, तो ये किसको फॉलो करेगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट को। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूं। सल्फेट कहीं पे भी लिखा हो, मतलब है SO4 माइनस माइनस, समटाइम -2 भी लिखते हैं, ठीक। फास्फेट कहीं पे भी लिखा हो, नाइट्रेट, या ऐसे नहीं, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, या इनके साथ पर लिखा हो, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट, ये सभी किसको फॉलो करेंगे, फॉस्फेट लिखते हैं। PO4 -3, NO3 -1, क्लोरेट का ClO3, ClO4, BrO3, IO3, या फिर अगर पर क्लोरेट लिखा है तो ClO4, ब्रोमेट पर ब्रोमेट BrO4, पर आयोडेट IO4।
इस तरह का कोई भी कंपाउंड किसी में आ जाए वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट को फॉलो करेगा। एक और चीज समटाइम लिखा होता है आपके पास ऑप्शन आ गए कि इन एलिमेंट्स में से, या कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि भाई कौन सा एलिमेंट ज्यादातर एक्सपांडेड ऑक्टेट को फॉलो करेगा। तो ये याद रखें, पांचवें और छठे ग्रुप के जो लोअर एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस, वो मोस्टली फॉलो करते हैं किसको, एक्सपांडेड ऑक्टेट। फिर से याद रखें कि फास्फोरस और सल्फर पांचवें और छठे ग्रुप के लोअर एलिमेंट्स, अपर नहीं लोअर, वो ज्यादातर किसको फॉलो करते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट को फॉलो। ये बात क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट है, अगर किसी एलिमेंट के 18 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सम टाइम ऐसे आ भी जाता है कि भाई किसी एलिमेंट का बॉन्ड बनाने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम उसको नाम क्या देंगे, आप बताएं। आप में से किसी को आता है? चले ठीक, याद रहे आपको, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या इन केस के 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इन आउटर शेल, तो उसको नाम क्या देंगे, ये आपका होमवर्क। कल आपको यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ यहीं से डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।